नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 भूगोल की पुस्तक। उसमें भूगोल की पुस्तक के संपूर्ण पाठ हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इतिहास। इसमें कक्षा 7 की जो इतिहास है, इसमें जो प्रथम चैप्टर है, इसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी इसमें ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं वो आपके सामान्य रूप से इस पुस्तक में सन 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक की घटनाएं दी गई है। यानी 1050 वर्षों का इसमें इतिहास समेटा गया है। इसमें प्रारंभिक तौर पे सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से बताया है कि हजारों वर्षों के दौरान कितना परिवर्तन आया है। ये जो आप स्क्रीन पे ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। और इस नक्शे को सन 1154 ईस्वी में एक अरब के भूगोल वेता थे अल इद्रीसी, भूगोल के वेता थे अल इद्रीसी, इन्होंने इसको 1154 में बनाया। इसमें तो आपको केवल एक छोटा सा उस विश्व के नक्शे का एक छोटा सा भाग दिया गया है जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस नक्शे में आप देखेंगे तो आपको भारत की स्थिति समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने जो आज हम वर्तमान में वर्तमान में जो नक्शे देख रहे हैं, इन नक्शों में और इस नक्शे में बहुत अंतर है। इसमें उल्टा नक्शा बताया गया जो हम वर्तमान में देखते हैं। देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है। और ये भारत का वो इसके ऊपर की तरफ ये जो नक्शा है ये है श्रीलंका का। और हम जो नक्शे देखते हैं उसमें श्रीलंका नीचे की तरफ दिखाई देता है, और इस नक्शे में ऊपर की तरफ बताया गया है। अली दृष्टि का ये जो नक्शा है 1154 में बनाया गया था उन्होंने विश्व का, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र को इस प्रकार से बताया है। और ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये जो नक्शा है ये भी भारतीय क्षेत्र का है। और इस नक्शे को 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि भारतीय क्षेत्र के समुद्री इलाके का जो बॉर्डर वाला इलाका है वो, और आंतरिक क्षेत्र, इन पे आपको जगहों के नाम बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। यानी अधिक से अधिक इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यानी इतना परिवर्तन हुआ है कि एक तो 1154 ईस्वी में बनाया गया और एक 1720 ईस्वी में बनाया गया। इतना परिवर्तन हुआ है हमारे इतिहास में धीरे धीरे। देखिए, पहले भी नक्शे बनते रहे हैं, और इसमें एक नक्शा जो है उसमें भारतीय क्षेत्र का बताया गया है। और इस नक्शे के अंतर्गत मिस्र के, ये जो आप नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी, मिस्र देश के एक लेखक विद्वान रहे हैं, शिहाबुद्दीन उमरी, उनके द्वारा एक रचित पुस्तक है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। ध्यान से सुनिए इस नाम को, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। इसमें इस नक्शे में मोहम्मद जो तुगलक थे उनके राज्यकाल के बारे में बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। इसमें नीचे उन स्थानों के नाम दिए हैं, जैसे प्रथम पे सिवी स्थान है, सेकंड पे उच्च है, थर्ड पे मुल्तान है, फोर्थ पे कलानौर है, फिफ्थ पे लाहौर है, समाना है। इस प्रकार से ये जगहों के नाम और भी दिए गए हैं। आप इस नक्शे को देखेंगे तो जो ये पहला स्थान है ये है सिवी स्थान, जो कराची के उत्तर वाला क्षेत्र है। और सेकंड है उच्च, जो पंजाब
राजस्थान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र आता है ये है। और थर्ड पे मुल्तान, कलानौर और ये लाहौर, इस प्रकार से उन्होंने ये काफ़ी बड़े क्षेत्र को, पूरे लगभग लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को इन्होंने मोहम्मद तुगलक का राज्यकाल बताया गया है। हालांकि कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, उन्होंने केवल अतिशयोक्ति के लिए इस प्रकार का बताया गया है, इतना बड़ा क्षेत्र था नहीं, ऐसा विद्वान कहते हैं। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है, केवल आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि इन हजार वर्षों के दौरान लगभग कितना क्या परिवर्तन हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण बातों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पाठ है ये अवधारणात्मक रूप से समझने योग्य है, तथ्यात्मक चीज़ें बहुत ही कम है इसमें। हिंदुस्तान शब्द से हम आज संपूर्ण भारत लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र से था। यानी मिनहाज ए सिराज जो थे वो ये कहते थे कि जो वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है इसको ही उन्होंने भारतवर्ष कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, ध्यान दीजिए, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपना वृत्तांत 1356 में पहली बार लिखा था, ठीक है, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद अर्थात 1358 में लिख लिया था। लेकिन 1971 तक दूसरे वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यानी हम सन 1971 तक जो इतिहास पढ़ रहे थे जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित, उन्होंने जो 1356 में लिखा था उसी के बारे में पढ़ रहे थे, और हमें ज्ञात ही नहीं था कि उन्होंने इसके भी 2 वर्ष बाद यानी 1358 में दूसरा वृत्तांत भी लिखा था और उसमें थोड़ा सा अंतर था, ठीक है, तो हम इसी को ही मान रहे थे। लेकिन 1971 में एक दूसरे वृत्तांत की इनकी जानकारी मिली, और ये जानकारी मिली कहीं कोई विशाल पुस्तकालय में दबी हुई थी इनके द्वारा लिखी हुई ये मूल पांडुलिपि, उससे हमें पता चला है कि इन्होंने उसके 2 वर्ष बाद ये नया वृत्तांत लिखा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ रहती थी वो क्या होता था कि जो विशाल पुस्तकालय वगैरह रहते थे उनमें रखी रहती थी, किसी का ध्यान नहीं जाता था, बहुत सारी पुस्तकों के बीच में कोई दबी हुई हो, आपको लगे कि ये कोई खास नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र है, ठीक है ना, ये भी अर्थशास्त्र भी आज से लगभग 100 सवा 100 साल पहले ही मिली है, पहले हमें मालूम ही नहीं था इसके बारे में। ये भी किसी मंदिर में मिली है किसी पंडित वगैरह को। तो इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो दबी हुई हैं और धीरे धीरे हमें उनकी प्राप्ति होती है, जो इतिहासकार जो उनकी जो खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसमें अब आगे बताया गया है कि जब सन 700 ईस्वी से जो इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं हम इस पुस्तक में 1750 तक, तो इस समय इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था, और वो जो इस्लाम धर्म है वो भारत में कैसे फैला उसके बारे में बताया गया, क्योंकि इस्लाम धर्म ने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है। क्योंकि उससे पहले यहाँ केवल हिंदू रहते थे, हिंदू, जैन, बौद्ध वगैरह, तो हिंदू जो थे उन राजाओं का शासन रहा है, ठीक है, और हिंदू अपने हिसाब से रीति रिवाज चलाते थे। बाद में जो तुर्की के सुल्तान वगैरह आए, अरब कंट्री से जो शासक आए, उससे भारतीय शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ, समाज में बहुत परिवर्तन हुआ, समाज बहुत ही जो क्लिष्ट रहा, जटिल समाज बन गया। हिंदू समाज अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करते थे, इसमें जाति पंचायत का भी उल्लेख है हिंदू समाज का। यानी जो गांव वगैरह रहता था वो लोग क्या करते थे कि अपने स्वयं की एक पंचायत स्थापित करते थे, एक प्रकार की यूँ कह लीजिए छोटी सी न्यायपालिका, उसी को जाति पंचायत बोलते थे, और वो जो निर्णय लेते थे वही मान्य होता था। अब देखिए मुस्लिम जो धर्म है भारत में जो आया उसको कैसे फैला। कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। देखिए मुसलमानों में शिया थे, शिया और सुन्नी। जो शिया थे वो मुसलमानों पैगंबर साहब जो थे उनके जो दामाद जो थे अली, उसको मानते थे अपना नेता,
और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा जो उनके धार्मिक नेता रहते थे उनका प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, और ये खलीफा जो व्यवस्था है काफ़ी टाइम तक चलती रही है। तो ये जो खलीफा है, ये सुन्नी लोग खलीफाओं का शासन मानते, सुन्नी जो प्राचीन कट्टर परंपराओं को मानते थे। ठीक है, हर धर्म में अपने अपने जो विचार रहते हैं वो चलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव और शाक्त है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान है, जैन धर्म में दिगंबर है, श्वेतांबर है। उसी प्रकार से शिया और सुन्नी भी मुस्लिम धर्म में चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस चैप्टर में आपके केवल इतना ही था। और जो एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, टेट हो चाहे रिट हो चाहे पटवार हो टीचर का हो, उसकी दृष्टि से कोई जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद।